नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं एराइज क्लासेज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन तथा अनआदर्श विलयन के बारे में अपनी चर्चाएं चल रही थी। ठीक है ना। मैंने आपको आदर्श विलयन क्या होता है समझाया था ना, अनादर्श विलयन क्या होता है आपको बताया था। मैंने ये कहा था कि भाई ऐसा विलयन जो सभी ताप व सांद्रता वाली परिस्थितियों में राउल्ट के नियम की पालना करता है वो कौन सा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। क्लियर है। और जो सभी ताप व सांद्रता वाली परिस्थितियों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनआदर्श विलयन कहा जाता है। ये बात मैंने बताई थी। क्लियर है। ये भी बताया था कि भाई साहब प्रेक्षित वाष्प दाब और सैद्धांतिक वाष्प दाब अगर बराबर है तो विलयन कौन सा होगा, आदर्श होगा। अगर बराबर नहीं है तो विलयन कौन सा होगा मेरे साथियों, अनादर्श होगा। क्लियर है ना। तो कुछ इस तरह की बातें हमने कल की क्लास में की थी। साथियों, मैंने अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं। क्लियर है ना। अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। आज की क्लास में हमें उनके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सर, स्थिर ख्वाती मिश्रण के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई अनआदर्श विलयन, आपको मैंने बताया था अनआदर्श विलयन, अनआदर्श विलयन, अनआदर्श विलयन। सुने बेटा, जो अनादर्श विलयन होता है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने बताई थी। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि जो प्रेक्षित वाष्प दाब होता है, प्रेक्षित वाष्प दाब नॉट इक्वल टू सैद्धांतिक वाष्प दाब, सैद्धांतिक वाष्प दाब। पहली बात मैंने आपको ये बताई थी, प्रेक्षित वाष्प दाब और सैद्धांतिक वाष्प दाब बराबर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, या तो प्रेक्षित वाष्प दाब बड़ा होगा या फिर सैद्धांतिक वाष्प दाब क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। अगर साथियों प्रेक्षित वाष्प दाब का मान सैद्धांतिक वाष्प दाब से अधिक है, यानी प्रेक्षित वाष्प दाब बड़ा है, तो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होगा। और अगर सैद्धांतिक वाष्प दाब बड़ा है तो ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होगा। क्या मेरे दोस्तों बात क्लियर हो पा रही है। दूसरी बात मैंने बताई थी यहां पर, सुने, प्रेक्षित क्वथनांक, प्रेक्षित क्वथनांक नॉट इक्वल टू सैद्धांतिक क्वथनांक। अरे ईशानो, ये बातें मैंने कल की क्लास में बताई थी। तीसरी बात मैंने अनादर्श सॉल्यूशन के लिए ये बताया था कि भाई डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। और चौथी बात मैंने आपको बताई थी डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि भाई डेल्टा एच का मान या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है ना। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, यानी आप क्या कहोगे, अगर दोनों द्रव्यों को मिलाओगे तो या तो आयतन बढ़ेगा या फिर आयतन घटेगा। ऐसी बात मैंने आपको अनादर्श विलयन में बताई थी। क्लियर है जी। अच्छा, देखते हैं बेटा, सुने, अब अपन डिस्कस करते हैं कि भाई जो अनआदर्श विलयन होता है, अनआदर्श विलयन, इसके मैं कितने प्रकार बता रहा हूं बेटा, 2 प्रकार बता रहा हूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 प्रकार यहां पर समझने की कोशिश करना। पहला जो प्रकार है बेटा वो है धनात्मक विचलन वाला अनआदर्श विलयन, अनआदर्श विलयन। और दूसरे को कहा जाएगा मेरे दोस्त ऋणात्मक विचलन वाला, दूसरे का नाम हो जाएगा ऋणात्मक
विचलन वाला अनादृश्य विलयन, अनादृश्य विलयन। ये कुल मिलाकर के दो प्रकार होते हैं अनादृश्य विलयन के। क्लियर है साथियों? धनात्मक विचलन वाले अनादृश्य विलयन की पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, सुने कि भाई प्रेक्षित वाष्प दाब ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा मेरे दोस्त? सैद्धांतिक वाष्प दाब से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई PA बड़ा है PA नॉट XA से, व PB बड़ा है PB नॉट XB से। क्लियर है ना? इसको क्या बोला जाता है बेटा? ये प्रेक्षित वाष्प दाब है। ये कैसा वाष्प दाब है? प्रेक्षित वाष्प दाब है। और ये जो है इसको बोला जाएगा मेरे साथियों सैद्धांतिक वाष्प दाब। क्लियर है ना? अच्छा, अगर ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की बात की जाए तो आप लोग इस तरह से कह सकते हो। पहली बात आपको इसमें ये ध्यान में रखनी है कि भाई प्रेक्षित वाष्प दाब छोटा होगा, सैद्धांतिक वाष्प दाब बड़ा होगा। यानी यहां पर ये लिख सकते हैं प्रेक्षित वाष्प दाब लेस देन सैद्धांतिक वाष्प दाब, सैद्धांतिक वाष्प दाब। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी यहां पर आप लोग लिख सकते हैं PA नॉट XA व PB नॉट XB। यानी PA नॉट XA बड़ा होगा किससे? PA से। सैद्धांतिक वाष्प दाब बड़ा होगा किससे? प्रेक्षित से। सैद्धांतिक वाष्प दाब बड़ा होगा किससे? प्रेक्षित वाष्प दाब से। अगर परिभाषा देनी है तो आप इस तरह से दे सकते हो कि वह अनादर्श विलयन जिसमें प्रेक्षित वाष्प दाब का मान सैद्धांतिक वाष्प दाब से अधिक हो उसे धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की परिभाषा देनी है आप इस तरह से दे सकते हैं, वह अनादर्श विलयन जिसमें सैद्धांतिक वाष्प दाब का मान प्रेक्षित वाष्प दाब की तुलना में अधिक हो उसे ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन कहते हैं। क्लियर है साथियों? अच्छा, नेक्स्ट एक बात और सुने साथियों, आपको पता है कि भाई जो क्वथनांक और वाष्प दाब की बात करें, वाष्प दाब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? क्वथनांक होता है। क्वथनांक और वाष्प दाब के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने क्या बताया, जो धनात्मक विचलन का अनादर्श विलयन था उसमें मैंने बताया कि भाई प्रेक्षित वाष्प दाब ज्यादा होता है, तो क्वथनांक कौन सा ज्यादा होगा? प्रेक्षित या सैद्धांतिक? भाई वाष्प दाब और क्वथनांक का रिलेशन उल्टा है। इसका मतलब ज्यादा कौन सा क्वथनांक होगा? सैद्धांतिक क्वथनांक का मान अधिक होगा, प्रेक्षित क्वथनांक का मान कम होगा। किसमें? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में। तो साथियों में यहां पर ये लिख सकता हूं कि प्रेक्षित क्वथनांक, प्रेक्षित क्वथनांक लेस देन सैद्धांतिक क्वथनांक, सैद्धांतिक क्वथनांक। क्लियर है ना? प्रेक्षित क्वथनांक छोटा होगा, सैद्धांतिक क्वथनांक बड़ा होगा। यहां पर यही बात मैं लिख सकता हूं कि भाई प्रेक्षित क्वथनांक, प्रेक्षित क्वथनांक बड़ा होगा, सैद्धांतिक क्वथनांक छोटा होगा। ये बात भी आपको पता रखनी है। तीसरी बात सुने बेटा, मैंने आपको बताया था अनादर्श विलयन है, इसका मतलब डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या हुआ मेरे साथियों? डेल्टा H का मान 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 से छोटा हो सकता है। अगर धनात्मक विचलन की मैं बात करता हूं बेटा, तो धनात्मक विचलन में आप लोग कह सकते हो कि डेल्टा H का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा H का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे यशियानो,
डेल्टा एच का मान पॉजिटिव मतलब प्रक्रम उष्मा सेफी होगा या उष्मा शोषी होगा? तो साथियों प्रक्रम है वो कैसा होगा? उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि दो द्रवों को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्लियर है ना? इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से बड़ा होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। किसमें? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में। यहां पर बात की जाए, सुने भाई, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि भाई डेल्टा एच का मान कैसा होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा एच का मान नेगेटिव, इसका मतलब प्रक्रम कैसा होगा? ऊष्मा सेफी या उष्मा शोषी? उष्मा सेफी प्रक्रम होगा। क्लियर है ना? उष्मा सेफी प्रक्रम है। आप लोग इसका क्या मतलब निकालोगे? आप यही मतलब निकालोगे कि दो द्रवों को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्लियर है ना? तो भाई देखिएगा, धनात्मक विचलन का अनादर्श विलयन है वो उष्मा शोषी है। ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन है वो कैसा होगा बेटा? उष्मा सेफी होगा। एक बात और सुने बेटा, देखिएगा यहां पर मैं चौथी बात लिख रहा हूं कि डेल्टा वी मिक्सिंग, क्लियर है ना? डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डेल्टा वी, दो द्रवों को मिलाओगे तो वैल्यू 0 से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? आयतन बढ़ेगा या घटेगा? आयतन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आपको पता प्रक्रम कैसा? उष्मा शोषी है, तो क्या करेगा? उष्मा लेगा तो गैस के अणु थोड़े दूर दूर होंगे। क्लियर है ना? दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? आयतन बढ़ जाएगा। क्लियर है? और आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रक्रम कैसा होगा? आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब वो विलयन कैसा होगा? धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होगा। तो साथियों यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यही तो लिख सकता हूं ना, दोनों द्रवों को मिलाने पर बोलो, दोनों द्रवों को मिलाओगे तो क्या होगा? आयतन में वृद्धि होती है। आयतन परिवर्तन में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है, ये लिख दो। क्लियर है? यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा 4 नंबर बात है, ऋणात्मक अनादर्श में डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? दोनों द्रवों को मिलाने पर आयतन घटेगा। क्यों घटेगा बेटा? क्योंकि उष्मा का क्या हो रहा है? यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है। मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बेटा, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन आपके सामने रखे बेटा। इतना ही नहीं, इसके एग्जाम्पल्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नीट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है? दो पदार्थों का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण है या ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण है। तो आपको दोस्तों उदाहरण ध्यान होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल्स देख रहा हूं। 5वीं बात एग्जाम्पल में मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, एथेनॉल प्लस एसीटोन। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसको कहा जाता है बेटा एथेनॉल और इसको कहा जाता है मेरे साथी एसीटोन। क्लियर है ना? एक तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको उदाहरण ध्यान में रखना मेरे दोस्त है बेंजीन प्लस एसीटोन। बेंजीन प्लस एसीटोन।
तीसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना दोस्त है जल प्लस मेथेनॉल का, H2O प्लस CH3OH। एक एग्जाम्पल और आपको ध्यान में रखना है जल प्लस एथेनॉल का, डी एग्जाम्पल H2O प्लस C2H5OH। ये जो चार एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी में चार ही एग्जाम्पल दे रखे हैं और इन चार से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर है ना? तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं ऋणात्मक अनादर्श विलयन के उदाहरणों की। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख रहा हूं वो है बेटा क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के साथ में आप लोग मिला सकते हो एसीटोन को। तो जो एग्जाम्पल है वो किसका हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिक्सर है वो ऋणात्मक अनादर्श वाला विलयन है। क्लियर? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, नहीं है तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। दूसरा जो एग्जांपल मैं काम में ले रहा हूं, दूसरा जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो एग्जांपल दे रखा बेटा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। बी जो एग्जांपल दे रखा वो किसका दे रखा बेटा? क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। सी जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा बेटा क्लोरोफॉर्म प्लस डाईएथिल ईथर। क्लोरोफॉर्म प्लस डाईएथिल ईथर। क्लियर है दोस्त? और एक और एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, वो एग्जांपल है बेटा वाटर प्लस HCl, H2O प्लस HCl। इसका जो मिक्सर है वो कैसा होगा बेटा? ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन होगा। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन है। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाईएथिल ईथर, H2O प्लस HCl। साथियों तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? क्लोरोफॉर्म आ रहा है। क्लियर है ना? इधर देखिएगा एथेनॉल प्लस एसीटोन, यहां पर भी देख सकते हो एथेनॉल प्लस H2O, यहां पर देख सकते हो बेंजीन प्लस एसीटोन, यहां पर H2O प्लस मेथेनॉल। ये सारे के सारे एग्जांपल है ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के हैं। साथियों जो आपको समझाना चाह रहा हूं शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? चलो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यहां पर एक ग्राफिकल कंसेप्ट काम में आता है और वो जो ग्राफ बनाया जाता है वो आदर्श विलयन के लिए भी बनाया जाता है और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए भी बनाते हैं और धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए भी बनाया जाता है। साथियों ग्राफ किस तरह से बनाया जा रहा है? ग्राफ, पहली चीज तो ग्राफ किसके बीच में बनाया जाता है? वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के बीच में ग्राफ। तो यहां पर मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ग्राफ बता रहा हूं और वो जो ग्राफ है वो किसके बीच में है? वाष्प दाब व मोल भिन्न के बीच में, मोल भिन्न के मध्य, मोल भिन्न के मध्य, वाष्प दाब है मोल भिन्न के मध्य। चलो बेटा देखते हैं, यहां पर एक चीज मैं मान के चल रहा हूं। अपने पास दो द्रव्य लिए अपने, एक तो द्रव्य कौन सा लिया? A, और दूसरा द्रव्य कौन सा लिया साथियों? B। आप क्या करोगे? दोनों में से एक का वाष्प दाब कम मान लो, या तो A का कम मान लो या B का कम मान लो, दोनों का इक्वल नहीं लेना है। मैं मान के चल रहा हूं कि द्रव्य A की वाष्पशील प्रकृति B से अधिक है। मतलब क्या हुआ? A का वाष्प दाब अधिक हुआ और B का वाष्प दाब क्या हो गया बेटा? कम हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं, माना कि द्रव्य E की वाष्पशील प्रकृति B से अधिक है, B से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा PA का मान ज्यादा होगा और PB का मान क्या होगा? PA नोट का मान अधिक होगा, PB नोट का मान क्या होगा बेटा? कम होगा। क्या मेरे साथियों आपके दिमाग में ये बात क्लियर है? अब मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं बेटा, देखते हैं।
चलो बेटा देखते हैं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहां पर मैं ले लेता हूं बेटा y एक्स पे वाष्प दाब और x एक्स पे मैं क्या ले लेता हूं बेटा, मोल भी। क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलो बेटा यहां पर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां शुद्ध अवस्था में बात कर रहा हूं। क्लियर है ना? यहां पर A का वाष्प दाब होगा और इधर वाष्प दाब किसका लिया जाएगा बेटा, वाष्प दाब किसका ले लेंगे अपन, B का, और यहां पर जो वाष्प दाब लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, A का। तो शुद्ध अवस्था में जो PA है ये किसके बराबर होगा बेटा, PA नोट के बराबर होगा। अच्छा यहां पर देखिएगा XA और इधर मैं लिख रहा हूं बेटा XB। क्लियर है ना? तो XA की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 1 होगी, और XB की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है जी? तो आप लोग यहां पर कह सकते हो XB की वैल्यू 0 होगी, तो इस पॉइंट पे PB की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये ग्राफ किस तरह मूव करेगा बेटा, इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? यहां पर PB की वैल्यू कम है, PB इक्वल टू PB नॉट। यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा XB इक्वल टू 1, XA इक्वल टू क्या होगा, 0। तो PA इक्वल टू इस पॉइंट पर क्या रहेगा बेटा, इस पॉइंट पर या फिर इस पूरी रेखा पर PA की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 0। तो ये अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का ग्राफ, इस तरह की एक लाइन आपको प्राप्त होगी। ये जो है ये लाइन आपको बता रही PA बराबर क्या होता है, PA नॉट XA होता है। ये लाइन आपको बता रही है PB किसके बराबर होता है बेटा, PB नॉट XB के बराबर होता है। अगर आप लोग इन दोनों को आपस में मिला दो, क्लियर है ना, तो ये रेखा आपको क्या बता रही बेटा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB किसके बराबर होगा बेटा, P के बराबर होगा। ये रेखा आपको ये बता रही। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए बनाया बेटा, मैंने आदर्श विलयन के लिए बनाया। ये किसके लिए बनाया बेटा, आदर्श विलयन के लिए बनाया। क्लियर है ना बेटा? इसी तरह से अगर आपको आपको अगर धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन लेना है, यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं बेटा। अगर आप बनाना चाहते हो पॉजिटिव विचलन धनात्मक विचलन, सॉरी क्या हो रहा है यार, विचलन वाला अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। और बेटा यहां पर मैं एक ग्राफ और बनाऊंगा, और वो किसका बनाऊंगा बेटा, नेगेटिव विचलन वाला अनादर्श विलयन। क्लियर है? तो पॉजिटिव विचलन वाले अनादर्श विलयन की बात करें तो सुने, अपन एक ग्राफ डेरिव करते हैं फिर से। यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा वाष्प दाब, किसका ले रहा हूं बेटा, A का। यहां पर भी मैं ले रहा हूं वाष्प दाब, बोलो किसका ले रहा हूं, B का। यहां पर मैं ले रहा हूं मोल भिन्न। क्लियर है? यहां पर मैं मान के चल रहा हूं PA है। अच्छा, और इस पॉइंट पर XA बराबर में क्या मान के चल रहा हूं, 1 है। तो XB बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो PB बराबर क्या होगा मेरे साथियों, 0 होगा। तो PA बराबर क्या होगा, PA नॉट होगा। यानी अगर आदर्श विलयन होता तो आपको पता है ग्राफ कैसा मिलता बेटा, इस तरह का सीधा। यहां पर मैं लेके चल रहा हूं PB बराबर PB नॉट, अभी बताया था। XB बराबर इधर 1 है, XA बराबर 0 है, तो PA बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। अगर यहां पर मैं ग्राफ बनाता तो इस तरह का मिलता,
और ये इस तरह का। ये ग्राफ किसके लिए था बेटा? आदर्श विलयन के लिए था। लेकिन अगर धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की बात की जाए तो आपको बता दूं कि ये जो ग्राफ मिलेगा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से मिलेगा। क्लियर है ना? यहां पर जो ग्राफ मिलेगा वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ, और यहां पर भी क्या होगा बेटा? ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना बेटा, ये तो आपको क्या बता रही है? यहां पर देखें, ये चीज आपको ये बताना चाह रही है कि पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, जबकि ये वाली लाइन आपको क्या बताना चाह रही है? ये वाली यही तो बताना चाह रही है पी बी बराबर क्या होगा बेटा? पी बी नॉट एक्स बी होगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है? और ये वाली जो लाइन है आपको ये बताना चाह रही है कि पी किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। जबकि ये पिंक वाली लाइन है बेटा, एक मिनट, ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको ये बताना चाह रही है, यहां पर ध्यान से समझे, ये लाइन ये बता रही है कि पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए। ये बता रही है कि प्रेक्षित वाष्प दाब की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। यहां पर ये वाली पिंक लाइन आपको बता रही है बेटा क्या? कि पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, और ये वाली जो पिंक लाइन है ये बता रही है पी ग्रेटर देन बेटा किससे? P ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई साथियों? बोलो यस या नो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन देखा जाए, पुनः अपन उसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं बेटा। यहां पर चलो, इधर मैं ले रहा हूं बेटा वाष्प दाब। क्लियर है ना? वाष्प दाब किसका लूंगा बेटा? ए का। इधर भी लूंगा वाष्प दाब, बोलो किसका लूंगा? तो वाष्प दाब पी का लूंगा। और यहां पर मैं क्या लेने वाला हूं बेटा? मोल भिन्न लेने वाला हूं। तो साथियों यहां पर वही चीजें आपको पता है, पी ए बराबर क्या लिखूंगा मैं? पी ए नॉट। यहां पर एक्स ए बराबर एक, एक्स बी बराबर वही 0, तो पी बी बराबर क्या होगा? 0। यहां पर एक्स बी बराबर 1 होगा, तो एक्स ए बराबर 0, तो पी ए बराबर भी क्या होगा बेटा? 0। ये ग्राफ बनाऊंगा, तो यहां से ग्राफ 10 मिनट बेटा, या आदर्श विलयन होता तो ग्राफ आपको इस तरह का मिलता, ग्राफ आपको इस तरह का मिलता। ये क्या होता? ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है ये इंडिकेट करता कि भाई पी ए किसके बराबर है? पी ए नॉट एक्स ए के। ये वाली लाइन क्या इंडिकेट कर रही होती कि भाई पी बी किसके बराबर है? पी बी नॉट एक्स बी के बराबर है। और ये वाली लाइन ये इंडिकेट करती पी किसके बराबर है? पी ए प्लस पी बी के बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, लेकिन यहाँ पर विचलन कैसा है? नेगेटिव है। और बेटा नेगेटिव विचलन क्या बता रहा है? ये ग्राफ उस तरह से ना होकर के इस तरह से नीचे से गुजरेगा बेटा, ये इस तरह से नीचे से गुजरेगा, ये इस तरह से नीचे से गुजरेगा। क्लियर है ना? यानी यहां पर ये जो लाइन है ये क्या बताएगी? P लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये जो लाइन बता रही है कि भाई प्रेक्षित वाष्प दाब कम है किसकी तुलना में बेटा? सैद्धांतिक वाष्प दाब की तुलना में। ये जो लाइन है ये बता रही है कि भाई पी बी लेस देन पी पी नॉट एक्स बी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ है, ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ है। बेटा ग्राफ आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? चलो बेटा, तो ये आपके सामने मैंने रखा धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स है
उनके ग्राफ किस तरह से तैयार किए जाते हैं, सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी, सारी बातें मैंने आपको समझाई। साथियों, अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, एक मिक्सर होता है जिसका नाम है स्थिर क्वाती मिश्रण, एजोट्रोपिक मिक्सर। बोर्ड परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि भाई स्थिर क्वाती मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है क्या या नहीं किया जा सकता। तो बेटा प्रभाजी आसवन विधि करती है या नहीं करती, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा करने से पहले अपने को ये आना चाहिए कि भाई एजोट्रोपिक मिक्सर है क्या। ये बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एजोट्रोपिक मिक्सर है क्या।